इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन पोस्ट की, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे इसमें कि कितने सीट हैं खाली इसमें, और इसका एग्ज़ाम डेट कब है, इसकी सिलेबस क्या है, फॉर्म भरने का अंतिम तारीख कब तक है, ओपनिंग डेट कब है और कितना पैसा लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, कौन से स्टेट के कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन है और फॉर्म का हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। पहले ये विज्ञापन जो जारी किया है, विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 3/2020 टेक्नीशियन। ये टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यूपीपीसीएल जो है वो पावर कॉरपोरेशन सेक्टर से संबंधित है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रीशियन के बहुत ज़्यादा सीट रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा सीबीटी, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो होगा तो वो सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका एग्ज़ाम होगा। और ये सिस्टम पे, यानी कि आपको एक कंप्यूटर सिस्टम पर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें देखते हैं पद कोड क्या है, 826 है, टेक्नीशियन विद्युत। इसमें जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित, इसके लिए 245 सीट हैं। ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर यानी कि BC1 के लिए 164 सीट, और अनुसूचित जाति के लिए 127, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट, और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए कितने EWS जो आते हैं उनके लिए 60 सीट हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि यूपीपीसीएल जो है इन रिक्तियों में अपनी इच्छा अनुसार इसमें घटोतरी या बढ़ोतरी कर सकता है। अब चलिए आगे पॉइंट है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास क्या रहना चाहिए। आवेदन आधार कार्ड और एक फ़ोटो प्रूफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, मस्ट है। फिर क्या है, इसमें लिखा हुआ है आवेदक की संख्या अधिक रहने पे क्या होगा कि सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी। यानी कि अगर इसमें कैंडिडेट कम रहेंगे तो एक पाली में एग्ज़ाम होगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो एक से ज़्यादा पाली में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। और इसमें इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन जो किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड रहता है और किसी शिफ्ट का क्वेश्चन ईजी रहता है तो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स जारी किया जाएगा। अब है अगला पॉइंट है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें फिर है। अब इसका सैलरी देखते हैं कितना है। इससे पहले एक पॉइंट था कि इसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनके लिए जो सीट है वो अनारक्षित अनरिजर्व कैंडिडेट जो होंगे वो बाहरी कैंडिडेट, यानी कि आउटर साइड स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व में आएंगे और उनको 10% सीट जो है अलॉट किया जाएगा। अब है सैलरी इसकी कितनी है, तो इसका सैलरी जो है वो है सैलरी 27,200 रुपये न्यूनतम है। मिनिमम पेमेंट कितना है, 27,200 है, और इसमें जो भी आपको अलग से भत्ता है वो दिए जाएंगे। फिर ये लेवल 4 का जॉब है। अब है कंडीशन क्या है, अब है शैक्षणिक योग्यता, यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें रहना चाहिए, आवेदन के समय अभ्यर्थी को मैट्रिक पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है, इसके लिए ITI का टेक्नीशियन के लिए ITI का सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है, और इसे सिर्फ ITI के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय में उत्तीर्ण परीक्षा के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेड में से किसी एक ट्रेड द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT और SCVT का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इन तीनों ट्रेड वाले इसको भर सकते फॉर्म। और आयु देखिए, आयु क्या होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं। अब आयु सीमा में छूट जो है किसको किसको दिया जाएगा वो देखते हैं। आयु की जो गणना है वो 1/1/2020 से किया जाएगा। आयु सीमा में छूट का गणना जो है, ये देखिए, अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, OBC हो गया, और स्वतंत्रता सेनानी जो भी डिफेंस सेक्टर के हैं उन सबको क्या किया जाएगा। और स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी आश्रित का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है कि अभ्यर्थियों को जो
अब देखिए आयु का छूट उनको दिया जाएगा जो वहाँ के अनुसूचित यूपी के जो अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है और स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी को छूट दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है को क्या कितना 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। फिर है भूतपूर्व सैनिक जो एक्स आर्मी है, उनको भूतपूर्व आर्मी को भी 5 वर्ष की मतलब जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है उनको भी क्या किया जाएगा, अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट जो है वो दी जाएगी। अब है अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के द्वारा अप्रेंटिस किए हैं उनको भी 2 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। चलिए अब देखते हैं और आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी 1-2 पॉइंट लिखे हैं आयु के बारे में। आरक्षण का, अब आरक्षण के बारे में देख लेते हैं कि आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा। आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। आउटर साइड स्टेट वाले को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आने वाले हैं। अब देखते हैं अब क्या है। भूतपूर्व सैनिक जो है, भूतपूर्व सैनिक 5 वर्ष की सेवा की हो उनके लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फिर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। विकलांग जो है, विकलांग को लिखा हुआ है विकलांग अभ्यर्थी हेतु विज्ञप्ति पद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित आरक्षण पद हेतु चिन्हित नहीं आता, विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। तो इसमें विकलांग की सीट नहीं है। अब क्या है, आवेदन शुल्क जो डिसाइड किया गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फीस है वो है 700 रुपये है। किसके लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। और अन्य श्रेणी के जो भी हैं उनके लिए है फीस है 1000 रुपये है। आप फीस का पेमेंट जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से कर सकते हैं। फीस जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आप पेमेंट करने के बाद दोबारा आपको फीस रिटर्न नहीं किया जाएगा। अब क्या है, अब है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उन सभी बातों को हम देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में बैठने से ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और लिखा हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा ही आपके चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। फिर क्या है, विज्ञप्ति पत्र हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31/3/2020 के बाद का डेट रहना चाहिए। उसका डेट दिया गया है 31/3/2020 के बाद का इसमें डेट रहना चाहिए। यानी कि इसके पहले जो भी मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट या SC/ST का सर्टिफिकेट बना है उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। फिर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है इसका भी डेट जो दिया हुआ है 31/3/2017 के बाद का ये जारी होना चाहिए। यानी कि 31/3/2017 यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। फिर है स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र का भी मान्यता जो है जारी प्रमाण पत्र ही मान होगा जिलाधिकारी से जो। अब है इसके बाद क्या है कि आपको लिखा हुआ एक एक प्रमाण पत्र सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छाया प्रति ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ जांच के समय, यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट जब आपका रिटर्न हो जाएगा उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिजल्ट आने के बाद, उस समय आपका प्रत्येक प्रमाण पत्र का जांच किया जाएगा। फिर लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में परीक्षा के द्वितीय भाग, यानी कि आप इसमें 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। पहला सेक्शन जो होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग होना जरूरी है। दूसरे सेक्शन में क्या है कि सूची में द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठानुसार रिक्तियों के 2 गुने, यानी कि एक सीट के लिए दो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर क्या है, प्रथम चरणीय जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। फिर आपको क्या है कि जो भी आपका अगर शॉर्टलिस्ट हो गया, आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको ईमेल या SMS के थ्रू क्या किया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अब है आगे क्या लिखा हुआ है, अन्यथा फिर यहाँ है अभ्यर्थियों के सहायतार्थ, यानी कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान नहीं होंगे। फिर है अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय
विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अभ्यर्थी को पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों से जो संबंधित नहीं है द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी है। वैवाहिक स्थिति, अगर ऐसे पुरुष महिलाएं जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पति पत्नी रखते हो अथवा ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्हत नहीं होंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा पति या पत्नी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका चयन नहीं होगा। फिर है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया का क्या क्या प्रोसेस है इस पर बात कर लेते हैं। CBT बेस्ड पे इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की अवधि जो होगी, लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम 2 भागों में होगा जिसकी अवधि कितनी है, 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग जो है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में क्या आपसे CCE स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, यानी कि इसमें कंप्यूटर ज्ञान का क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का पूछा जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 मार्क्स की कटौती की जाएगी। अब क्या है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक आपको, यानी कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 50 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका द्वितीय यानी कि आपका जो सेकेंड सेक्शन है उसका कॉपी जाँच नहीं किया जाएगा, यानी कि आप पहले ही आप दौड़ से बाहर हो गए। फिर है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक, इनका जो है मेरिट नहीं बनेगा, ये बस क्वालिफाइंग है। फिर है द्वितीय भाग में। अब इसके देखते हैं कि द्वितीय भाग में क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस इसमें जो है 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है। चारों सेक्शन हम देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, सामान्य अध्ययन GK और इसमें जो है तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग, इसके टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर के रहेंगे 15 क्वेश्चन। अंग्रेजी जो रहेगा वो इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। फिर तकनीक विषय यानी कि आपका जो टेक्निकल पेपर है इलेक्ट्रिकल का, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टोटल 150 क्वेश्शन रहेंगे। टोटल जो है इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको मेरिट डिसाइड करेंगे। अब क्या है कि इसमें चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में आपको इसमें 33.5% से ज़्यादा अंक लाना बिल्कुल ही आवश्यक है। अभ्यर्थी ऐसे 67 से, यानी कि आपको 33.5% यानी कि 67 अंक से अगर कम होगा तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर है विशेष में अब क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर है कि 200 अंकों की परीक्षा में, यानी कि 200 अंकों की अगर परीक्षा होगी, अगर आपको समान अंक, 2 कैंडिडेट का समान अंक आएगा तो ज्येष्ठ सूची में ऊपर जो रहेगा और जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई रहेगी, यदि 1 से अधिक अप्रेंटिस के अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अब नेक्स्ट है 12वां पॉइंट है परीक्षा स्थान। इसका एग्जाम सेंटर जो दिया जाएगा लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर एवं परिस्थितियों की परीक्षा के स्थान को बदला जा सकता है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें। वहाँ पे हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर अपने आप वहाँ भली भांति से आवेदन को समझें और आवेदन को पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद आवेदन करें। अब है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए ईमेल एवं मोबाइल नंबर कंपलसरी है। अब है प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो है वो UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना है। फिर है एडमिट कार्ड जो वो डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अन्य विवरण क्या है कि व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गए आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे ही आवेदन